तो गाइस कैसे हो। वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। और आज हम लोग एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है ऑटोमोटिव। ठीक है, तो ऑटोमोटिव हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो ऑटोमोटिव शुरू करने के पहले मैं आपको कुछ टर्म से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहला टर्म कौन सा जिसके साथ मैं आपको वाकिफ़ कराना चाहता हूँ वो है चेसिस। चेसिस क्या होता है भैया? चेसिस बेसिकली इसे हम लोग स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं या एक फ्रेमवर्क भी बोल सकते हैं जिसके ऊपर एक पूरा ऑब्जेक्ट खड़ा हुआ है। ठीक है, इसको हिंदी में आप ढांचा भी बोल सकते हो। ठीक है, स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क, इसको हिंदी में आप क्या बोल सकते हो? ढांचा। ठीक है, तो ये याद रखना, बेसिकली ढांचा होता है जिसके ऊपर पूरा एक चीज़ खड़ा है या फिर किसी भी चीज़ को जो सपोर्ट करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? चेसिस। ठीक है, तो हम ज़्यादातर हम लोग यहाँ पे कार के चेसिस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कार के चेसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग चेसिस का डेफिनेशन देख लेते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आपको क्या लगता है चेसिस का डेफिनेशन क्या हो सकता है? बेस फ्रेम ऑफ ए कार, हम ऐसा कह सकते हैं। चेसिस कुछ नहीं है, बेसिकली किसी भी गाड़ी का जो बेस फ्रेम होता है वो है बेस फ्रेम ऑफ अ कार, ये बोल सकते हैं। सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं? बेस फ्रेम ऑफ ए कैरेज। कैरेज जो पुरानी वाली जो गाड़ियाँ होती थी वो, सो यहाँ पे हम लिख देते हैं बेस फ्रेम ऑफ अ कैरेज। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट हम बात कर सकते हैं, ऐसे भी बोल सकते हैं इसको कि स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क, या फिर हम ऐसे ही बोल सकते हैं स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ए व्हीकल। स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ए व्हीकल। अब इतना से नहीं होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए मैं एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया तो हमें क्या लिखना है? ठीक है, तो बेसिकली चेसिस क्या होता है? वो स्ट्रक्चर या फ्रेमवर्क जो किसी ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चरली सपोर्ट करता है। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे चेसिस का जो 2 मार्क्स का डेफिनेशन होगा, अगर कोई पूछे, मतलब आपसे तो कोई एग्ज़ाम में ही पूछेगा और कहाँ पूछेगा। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन हो या बाजू वाला दोस्त हो। तो बेसिकली चेसिस क्या होता है? तो ये होता है बेसिकली लोड बियरिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, मैं लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। लोड बियरिंग फ्रेमवर्क that structurally supports the object। ठीक है, that structurally supports the object, supports the object, supports the object during कंस्ट्रक्शन के टाइम में या फिर किसी और टाइम में जो भी आपका फ्रेमवर्क है जो किसी ऑब्जेक्ट को सपोर्ट करता है, ठीक है, उसे ही हम क्या बोलते हैं? चेसिस कहते हैं। चलिए मैं एक चेसिस का फ़ोटो दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये है हमारा कार का जो चेसिस है वो। ठीक है, ये बेसिकली क्या है? ये आपका कार का स्केलेटन है। आप ऐसा भी बोल सकते हो ये कार का क्या है? स्केलेटन है। या आप इसको कार का स्ट्रक्चर बोल सकते हो, या आप इसको कार का फ्रेमवर्क भी बोल सकते हो। बस आपको इतना ही याद रखना है, ज़्यादा याद नहीं रखना है। अब बस आप तो बना ही सकते हो, यहाँ पे डेफिनेशन भी दिया हुआ है चेसिस का, लेकिन मैं तो बता दिया हूँ। बेसिकली इसी चीज़ के ऊपर पूरी जो गाड़ी है वो सारी की सारी बनती है। तो ये क्या हुआ हमारा? ये हमारा एक स्ट्रक्चर हुआ, है कि नहीं? स्ट्रक्चर हुआ ना, तो यही बात है। ओके, तो सबसे पहले ये चेसिस के बारे में हमें समझ में आ गया। अच्छा, अब एक चीज़ आप ध्यान से देखो। ठीक है, मैं रुक जाओ, कंपोनेंट्स ऑफ ए कार के बारे में बताऊंगा, लेकिन उसके पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि ये चेसिस क्यों क्रिटिकल है, मतलब ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्ज़ाम में। हम लोग एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, हमें ज्ञान चाहिए लेकिन उतना ही जितना एग्ज़ाम के लिए काफ़ी है। तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट सवाल आता है, वाई इज़ चेसिस क्रिटिकल या इम्पोर्टेंट? चेसिस क्यों इम्पोर्टेंट है? चेसिस नहीं होता तो क्या प्रॉब्लम होता? सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वाई इज़ चेसिस क्रिटिकल, इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला क्या है? सबसे पहला जो पॉइंट है वो है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। अब इसको थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, समझ में आ जाएगा। स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ इसके लिए इम्पॉर्टेंट है। बेसिकली क्या है, जो हमारा जो व्हीकल है वो बेसिकली कॉलिशन होने के कारण, जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमारी एक गाड़ी जा रही है और इसका एक चेसिस होगा अपना अलग सा, ये एक दूसरी गाड़ी है इसका भी अपना अलग सा चेसिस या स्ट्रक्चर होगा। मान लीजिए दोनों गाड़ी क्या हो गया? कोलाइड कर गया, आपस में कॉलिशन हो गया, कोलाइड कर गए, तो फिर क्या होगा? एक मतलब रिपल्सिव फोर्स आएगा दोनों गाड़ी में, इसमें भी जाएगा इसमें भी जाएगा। तो ये जो
ये जो कोलाइडिंग फोर्स है, इस फोर्स को तो हमें विथस्टैंड करना पड़ेगा, इस फोर्स को तो हमें सहना पड़ेगा, मतलब हमें नहीं, गाड़ी को सहना पड़ेगा। तो ये कैसे सहेगा? विद द हेल्प ऑफ दिस चेसिस। अगर गाड़ी के अंदर चेसिस ही नहीं है, अगर स्ट्रक्चर ही नहीं है, अगर गाड़ी अंदर से हॉलो है, तो वो कभी इस कोलिशन फोर्स को विथस्टैंड नहीं कर सकता। तो सबसे पहला हमारा क्या रीज़न बनता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ में? बेसिकली व्हीकल कैन withstand forces ड्यूरिंग कॉलिशन के टाइम में जो भी हमारे फोर्सेस आएंगे, जो भी कॉलिसिव फोर्सेस जो है उसको विथस्टैंड करने के लिए, ठीक है। दूसरा क्या होता है? दूसरा हमारा यहाँ पे मैं दूसरा पॉइंट जो है वो भी लिख देता हूँ, वो ये है क्रैश सेफ्टी। एक चीज़ आप ध्यान से देखिएगा, क्रैश सेफ्टी का मतलब क्या है? आप जैसे मान लीजिए आप गाड़ी में ट्रैवल करें, मान लीजिए ये हमारी गाड़ी है, ऐसी हमारी एक गाड़ी छोटी सी गाड़ी है, इसमें आप मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं। तो अगर इस गाड़ी में चेसिस नहीं होगा, ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे एक तो बड़ा बम्पर है, इस गाड़ी यहाँ पे ये मान लीजिए 60 प्लस की स्पीड से भाग रहा है। अब यहाँ पे जैसे बम्पर में आ गया, ये तो बहुत ज़ोर से कूद जाएगा, तो इस कूदने के कारण एक तो शॉक आएगा। तो ये शॉक, अगर इसके अंदर जो भी पैसेंजर्स बैठे हुए हैं उनके अंदर अगर ये शॉक फोर्स जाएगा तो उनका नुकसान हो सकता है, उनके कमर में लग सकता है, उनके पैरों में चोट आ सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। जो शॉक वेव या जो शॉक फोर्स जनरेट होगा इस जर्किंग के कारण, यहाँ पे जो जर्किंग होगा इसके कारण जो शॉक फोर्स जनरेट होगा, ये तो हमारे गाड़ी के अंदर जो पैसेंजर्स वगैरह बैठे हुए हैं उनको तो चोट पहुंचा सकता है। बिल्कुल सही बात है। तो ताकि कम से कम दर्द पहुंचे या कम से कम चोटें लगे, इसीलिए हम लोग को गाड़ी के अंदर चेसिस या गाड़ी का एक अलग सा स्ट्रक्चर बना के रखना ज़रूरी होता है, ताकि जर्किंग के कारण जो भी हमारा फोर्स जनरेट होता है वो सीधा पैसेंजर्स का नुकसान ना कर सके, ठीक है। तो बेसिकली ये क्या करता है, जर्किंग के कारण जो शॉकवेव होता है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर देता है या एब्जॉर्ब कर देता है, ठीक है। तो इसका हम डेफिनेशन लिखते हैं, समझते हुए पढ़ेंगे, मज़ा आएगा, ठीक है। सब्जेक्ट बोरिंग है लेकिन हाँ, समझ के पढ़ोगे तो किसी भी सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है, ठीक है। तो देखो ध्यान से क्या बोल रहा है, डिस्ट्रीब्यूटिंग स्लैश एब्जॉर्बिंग एनर्जी टू प्रोटेक्ट पैसेंजर्स। जो गाड़ी के अंदर हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए चेसिस बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो ये जो शॉक फोर्स होगा ये सीधा पैसेंजर को लग जाएगा और फिर पैसेंजर का नुकसान हो सकता है, कमर वमर टूट सकता है। नेक्स्ट क्या है, देखिए दूसरा क्या है, मतलब थर्ड वन क्या है, व्हीकल डायनामिक्स। क्यों? बेसिकली देखिए, अगर हमारी गाड़ी में चेसिस नहीं होगा, ठीक है, तो आप जब राइड करोगे, ठीक है, तो आपको राइड करने के टाइम गाड़ी में जब आप गाड़ी चलाओगे आपको कंफर्ट महसूस नहीं होगा, आपको उतना आराम नहीं लगेगा गाड़ी चलाने के टाइम में। क्यों? क्योंकि गाड़ी के अंदर चेसिस नहीं होगा तो गाड़ी थोड़ा हॉलो टाइप का हो जाएगा, तो आपको चला के अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। दूसरा बात क्या है, गाड़ी ताकि स्टेबल रहे, ठीक है, बम्पर आने में गाड़ी इधर उधर ना भाग जाए या फिर या खुद मतलब कोई गाड़ी में कोई पार्ट्स डैमेज ना हो, इसीलिए चेसिस का ज़रूरत होता है ताकि हम गाड़ी को स्टेबल रख सकें। तो व्हीकल डायनामिक्स फॉर मेंटेनिंग इम्प्रूविंग स्टेबिलिटी, गाड़ी की जो स्टेबिलिटी है इसको बढ़ाने के लिए, ठीक है, इम्प्रूविंग स्टेबिलिटी। दूसरा क्या हो सकता है, स्टेबिलिटी होना चाहिए, फिर राइड कंफर्ट, चलाने के टाइम में जो कंफर्ट होना चाहिए वो भी होना चाहिए। सो इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखना, और भी बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। दूसरा है एरोडायनेमिक्स के ऊपर भी एक तो है, एरोडायनेमिक्स के ऊपर, और एस्थेटिक्स, ये दोनों साथ में ही लिख देता हूँ मैं। एस्थेटिक्स मतलब व्हीकल का जो शेप है उसको मेंटेन करने के लिए भी, या फिर व्हीकल को एक पर्टिकुलर शेप देने के लिए चेसिस का ज़रूरत होता है। जैसे मान लीजिए हमारी जो BMW की गाड़ी होती है वो कुछ ऐसी थोड़ा सा मतलब क्या बोल सकते हैं, थोड़ा सा श्रिंक किया हुआ रहता है, मतलब लंबा ही होता है गाड़ी लेकिन थोड़ा जो बोलते हैं थोड़ा ऊपर से ऐसा तिरछा हुआ है, मतलब थोड़ा कंप्रेस्ड है, ये BMW का स्ट्रक्चर है। उसी तरह से अगर हम स्कॉर्पियो देखें, स्कॉर्पियो गाड़ी कुछ ऐसी होती है, ठीक है। यहाँ पे मान लीजिए जीप, थोड़ी सी जीप टाइप की होती है, मुझे पता है मेरा ड्राइंग बहुत ही गंदा है। तो ये देखिए, तो ये हमारी दूसरी गाड़ी है,
इसको हम स्कॉर्पियो मान लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहा है, इसका चेसिस, इसका स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर, दोनों का स्ट्रक्चर अलग होगा। तो स्ट्रक्चर, गाड़ी का स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी हमें चेसिस की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं फॉर शेपिंग द कार, फॉर मेंटेनिंग द शेप ऑफ द कार। गाड़ी का जो शेप है उसको मेंटेन करने के लिए भी हमें चेसिस की ज़रूरत होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम क्या बोल सकते हैं, एरोडायनामिक्स। ठीक है, एरोडायनामिक्स, गाड़ी का एरोडायनामिक्स भी मैटर करता है, इसलिए क्योंकि गाड़ी का चेसिस बता देगा कि वो एयर रेजिस्टेंस को कैसे हैंडल करता है या एयर रेजिस्टेंस को कितना वो टैकल कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हमारी गाड़ी कुछ ऐसी हुई, ऐसा मतलब नुकीला हुआ ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो ऑब्वियसली ये एयर को बहुत इजी तरीके से कट करते हुए जा सकते हैं। ये मान लेते हैं हमारा एयर है और ये गाड़ी अगर बहुत बहुत स्पीड में भागती है, ठीक है, और इसका जो फ्रंट है वो थोड़ा ऐसा तिरछा हुआ है, तो फिर ये आराम से एयर को काटते हुए जा सकती है, राइट। ये अच्छे से एयर रेजिस्टेंस, मतलब इसके लिए एयर रेजिस्टेंस है ही नहीं अगर स्पीड में जाएगी गाड़ी तो। लेकिन अगर हमारी गाड़ी कुछ ऐसी है, अगर मैं बना लेता हूँ ऐसा, तो ये इसके लिए उतना एयर रेजिस्टेंस जो है उतना बढ़िया, इसमें एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। इसमें जो एयर रेजिस्टेंस है ऐसे टाइप का जिस गाड़ी का स्ट्रक्चर है, ठीक है, ऐसा जिस गाड़ी का स्ट्रक्चर है इसमें एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। ऑब्वियस सी बात है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये शार्प नहीं है, नुकीला नहीं है, तो फिर प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, तो बेसिकली एयर रेजिस्टेंस को वो कितना टैकल कर सकता है ये भी हम लोग चेसिस के हिसाब से ही पता कर सकते हैं। ठीक है, सो resistance against aerodynamics to see how the car performs resistance against aerodynamics। ठीक है, ये समझ में आ गया, बहुत सही बात है। इसके बाद चेसिस का ज़रूरत इसलिए भी होता है ड्यूरेबिलिटी के लिए। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, वैसे सिर्फ ड्यूरेबिलिटी नहीं, देखो ये जो एरोडायनेमिक्स है ना, मैं एक चीज़ गलत बोल दिया, ये एरोडायनेमिक्स डिपेंड करते हैं गाड़ी के बॉडी के ऊपर। ठीक है, ये एस्थेटिक्स भी डिपेंड करता है गाड़ी के बॉडी के ऊपर। ऑब्वियस ही बात है, शेप की बात हो रही है ना, ये चेसिस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, हाँ चेसिस की बात है। क्रैश सेफ्टी, ये भी चेसिस है। व्हीकल डायनेमिक्स, ठीक है, स्टेबिलिटी, राइड कंफर्ट, ये भी चेसिस के ऊपर है। लेकिन यहाँ से जो भी है एस्थेटिक्स, ये पूरा तुम्हारा गाड़ी की बॉडी के ऊपर होता है। फिर एरोडायनेमिक्स, ये भी। फिर जो 6th पॉइंट है वो है ड्यूरेबिलिटी। ठीक है, ड्यूरेबिलिटी, गाड़ी के बॉडी को हमें ऐसे बनाना पड़ेगा ताकि ये किसी भी वेदर कंडीशन में, ठीक है, गाड़ी के वेदर कंडीशन में अपने आप को ठीक रख सके। जैसे बहुत सारे वेदर कंडीशन हो सकते, तो हम लोग यहाँ पे एक लाइन में दे देते हैं, विथस्टैंड अगेंस्ट ऑल वेदर कंडीशन, ऑल वेदर कंडीशन, चाहे कैसा भी हो, चाहे बहुत धूप हो, चाहे बहुत बारिश हो, बहुत ठंड हो, बहुत गर्मी हो। ठीक है, हर एक वेदर कंडीशन में गाड़ी को अपने आप को स्टेबल रखना होता है। ठीक है, अपने आप को चेंज होने नहीं देना है। ठीक है, इसके ऊपर भी जो है गाड़ी की बॉडी निर्भर करती है कि तुम कैसे गाड़ी के बॉडी को बना रहे हो। ठीक है, अब देखो विंडशील्ड का बहुत यूज़ होता है। कार का विंडशील्ड कौन सा है, जो ड्राइवर के सामने जो कांच लगा हुआ रहता है, एकदम ड्राइवर मान लो यहाँ पे गाड़ी चला रहा है, ठीक है, यहाँ पे मान लो ये गाड़ी चला रहा है, इसके सामने, गाड़ी के सामने, उसके सामने जो कांच रहता है ऐसा, ठीक है, जो गाड़ी के सामने जो कांच रहता है, ठीक ध्राइवर के सामने, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विंडशील्ड बोलते हैं। मुझे पता है ड्राइंग बहुत गंदा है, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, विंडशील्ड बोलते हैं। तो ध्यान से देखो, विंडशील्ड के बहुत सारे यूजेस होते हैं, तो उन्हीं यूजेस के बारे में आज मैं थोड़ा बहुत डिस्कस करने वाला हूँ तुम लोग के साथ। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यूजेस ऑफ विंडशील्ड। विंडशील्ड के काफ़ी यूजेस होते हैं, चलिए एक एक करके देख लेते हैं। तो सबसे पहला यूजेज क्या है, प्रोटेक्टिव शील्ड। ठीक है, सबसे पहला यूजेस है प्रोटेक्टिव शील्ड। तो ये बेसिकली एक प्रोटेक्टिव शील्ड जैसा होता है और ये हमारी मदद करता है। ठीक है, मतलब चाहे प्रोटेक्टिव शील्ड क्यों, क्योंकि मान लीजिए जब बारिश होती है या मान लीजिए बहुत ज़ोर का धूप लगता है तो ड्राइवर को गाड़ी चलाने में दिक्कत होती है, तो तब उस टाइम विंडशील्ड एक प्रोटेक्टिव शील्ड का काम करता है। ठीक है, ताकि जब बारिश हो रही है, सीधा जो बारिश का जो बूंद है
वो सीधा आके ड्राइवर के ऊपर ना लगे, या फिर जो धूप है वो सीधा ड्राइवर के मुंह पे ना लगे, इसीलिए वो प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। दूसरा क्या होता है, इंश्योर्स क्लियर विजन। इंश्योर्स क्लियर विजन, ऑब्वियस सी बात है यार, क्यों? क्योंकि जो भी मान लो गाड़ी चला रहा है उसमें रास्ते में बहुत धूल मिट्टी वगैरह वगैरह आ सकती है। अब अगर मान लीजिए विंडशील्ड नहीं रहेगा तो वो सीधा जो धूल मिट्टी है वो सीधा ड्राइवर के आंखों में आके लग सकती है, जिससे गाड़ी चलाने में दिक्कत हो सकती है। इसीलिए ताकि ड्राइवर का विजन क्लियर रहे, इसीलिए सामने एक विंडशील्ड बना के रखते हैं, ताकि जो भी धूल मिट्टी है उसमें लगेगा और ड्राइवर उसको एक बार वाइपर लगा के साफ़ कर लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, इनहेंसेस एरोडायनामिक्स। अब ये कैसे होगा, इनहेंसेस एरोडायनामिक्स। अब देखिए विंडशील्ड होने के कारण क्या होता है, मान लीजिए हमारी गाड़ी है, ये गाड़ी चल रही है, ठीक है, यहाँ पे मैं एक चक्का बना दिया, यहाँ पे भी मैं एक चक्का बना दिया, बहुत सही बात है। तो मान लीजिए ये जो विंडशील्ड है, इसको मैं विंडशील्ड बोल देता हूँ, तो जो भी हवा है विंडशील्ड तो ब्लॉक कर देता है और तो अंदर जाने देगा नहीं, तो विंडशील्ड से टकराने के बाद हवा क्या हो जाएगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा, गाड़ी को कोई नुकसान नहीं होगा। अगर विंडशील्ड नहीं होगा तो सीधा हवा जब आप स्पीड में चलाओगे तो ड्राइवर के मुंह के ऊपर आके लगेगा, उसको गाड़ी चलाने में दिक्कत हो सकती है, इसीलिए वो एरोडायनामिक्स का भी काम कर लेता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ। ठीक है, स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ का भी काम कर लेता है। और उसके बाद आपका एयर बैग डिप्लॉयमेंट में भी काम करता है। ठीक है, एयर बैग डिप्लॉयमेंट का भी काम करता है, ऐसी सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अगला हम चलते हैं, देखिए क्रैश लोड डिस्ट्रीब्यूशन को हम थोड़ा समझेंगे। ठीक है जी, जब गाड़ी क्रैश होता है तो क्रैश होने के कारण जो फोर्स होता है, जो क्रैश फोर्स जो गाड़ी की तरफ आता है, ये किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है, वो चीज़ भी हमें देखना ज़रूरी है। तो चलिए उसको भी हम थोड़ा देख लेते हैं। टॉपिक का नाम है क्रैश लोड डिस्ट्रीब्यूशन। क्रैश लोड डिस्ट्रीब्यूशन, जब भी गाड़ी क्रैश होती है तो एक फोर्स गाड़ी की तरफ जाता है ना, एक फोर्स इस अंदर की तरफ, गाड़ी के जो ड्राइवर जो पैसेंजर्स होते हैं उनकी तरफ, तो वो फोर्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होके जाता है ये भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए हमारी गाड़ी है, मैं यहाँ पे गाड़ी बना भी देता हूँ, मुझे पता है ड्राइंग गंदी है लेकिन आप समझ जाओगे, आप इतने तो मैच्योर हो ही। ठीक है, सो यहाँ पे आपका कुछ ऐसा है, यहाँ पे शायद और थोड़ा सा ऐसा है, आगे ऐसा ऐसा, पता नहीं ये किस तरह का गाड़ी है, लेकिन गाड़ी है, विश्वास कीजिए ये गाड़ी ही है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से है गाड़ी वगैरह। मान लीजिए हमारी गाड़ी वगैरह है। ठीक है, तो जब हमारा गाड़ी जो है क्रैश करता है तो हमारा जो क्रैश का फोर्स है वो किस तरह से ये करता है, चलो देख लेते हैं। क्रैश का जो फोर्स है वो किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होता है वो समझेंगे। 3% फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पर, 15% जो फोर्स होता है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, सबसे ज़्यादा फोर्स जो 97% फोर्स है वो यहाँ डिस्ट्रीब्यूट होता है, और फिर अंदर और 70% फोर्स जाता है यहाँ पे, जो बाकी का 27% है, ठीक है, वो डिसिपेट हो जाता है और 70% फोर्स यहाँ जाता है। ठीक है, उसके बाद हम अगर देखें तो यहाँ से 70% का और 74% जो है वो इधर से अंदर जाता है, फिर यहाँ से 2% अंदर जाता है, यहाँ पे भी 2% जाता है, यहाँ पे भी 2% अंदर की तरफ जाता है। तो इस तरह से जो हमारा फोर्स है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। यहाँ पे 3% का लोड देता है, उसके बाद ये इधर ऊपर की तरफ जो है 20% जाता है, इस तरह से। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें हैं। अभी चेसिस के बारे में समझ में आया, चेसिस क्यों हम यूज़ करते हैं ये भी समझ में आया। इसके बाद नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना है, आइए इसके बाद जो अगला सवाल आता है वो ये है कि जब भी तुम चेसिस का स्ट्रक्चर, जब तुम नहीं मतलब जो इंजीनियर है वो जब चेसिस का स्ट्रक्चर बनाता है तो वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है। ठीक है, सो क्वेश्चन ऐसा है। ठीक है, तो देखो इसका क्वेश्चन जो है दो तरीके से फॉर्म हो सकता है। ठीक है,
सो फैक्टर्स अफेक्टिंग चेसिस डिज़ाइन, मतलब जो स्ट्रक्चर तुम डिज़ाइन करोगे उसको करने के लिए क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, ये सबसे पहला इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। दूसरा किस तरह से क्वेश्चन हो सकता है कि वाइल डिज़ाइनिंग चेसिस स्ट्रक्चर on what factors should engineers concentrate, तो किन फैक्टर्स के ऊपर इंजीनियर्स को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए। तो इस तरह से हो सकता है। तो सबसे पहला जो फैक्टर है जिसके ऊपर इंजीनियर को कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए वो है स्ट्रेंथ वर्सेस वेट। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आता है, स्ट्रेंथ वर्सेस वेट, इसका मतलब क्या है। अगर हम लोग जो देखो, हमेशा एक चीज़ याद रखना, स्ट्रेंथ जो है वो वेट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी अगर स्ट्रेंथ बढ़ेगा, ठीक है, सॉरी गलत बोल दिया, क्या बोल रहा हूँ मैं, स्ट्रेंथ जो है ये वेट के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर तुम गाड़ी को ज़्यादा मजबूत बनाओगे तो गाड़ी का जो वेट है वो भी बढ़ जाएगा। तो इंजीनियर्स को ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें गाड़ी को इस तरह से डिज़ाइन करना है कि गाड़ी का स्ट्रेंथ तो बढ़े लेकिन वेट उतना नहीं बढ़ना चाहिए जितना कि स्ट्रेंथ बढ़ रहा है। ऐसा नहीं कि वेट कम होना चाहिए, बढ़ सकता है लेकिन उतना नहीं कि जितना मजबूत है उसके ज़्यादा अगर वेट हो गया, मतलब बहुत ज़्यादा अगर भारी हो गया गाड़ी तो फिर मुश्किल हो सकती है। ठीक है, इसीलिए वेट को ज़्यादा नहीं बढ़ाना है लेकिन स्ट्रेंथ को बढ़ाना है। तो स्ट्रेंथ वर्सेस वेट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर इंजीनियर को कंसंट्रेट करना होता है। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉस्ट वर्सेस परफॉर्मेंस। ये भी वही सेम चीज़ है, कॉस्ट परफॉर्मेंस के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी तुम जितना परफॉर्मेंस अच्छा चाहते हो तुम्हें उतना ही कॉस्ट देना पड़ेगा। अब सबके लिए तो ये पॉसिबल नहीं होता, इसीलिए इंजीनियर्स को क्या करना होता है, यही देखना होता है कि हमें मैक्सिमम परफॉर्मेंस देना चाहिए एट ए वेरी रीजनेबल कॉस्ट। ठीक है, अगर ऐसा हो गया कि हम बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहे हैं लेकिन हमारा जो कॉस्ट है वो भी बहुत बढ़िया है तो फिर कोई ख़रीदेगा नहीं गाड़ी को। ठीक है, तो ये चीज़ भी उसको समझना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, तीसरा क्रैश सेफ्टी रेगुलेशन। ठीक है, तो क्रैश सेफ्टी के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं। तो इंजीनियर्स को गाड़ी इस तरह से डिज़ाइन करनी पड़ेगी ताकि उनकी जो गाड़ी है वो क्रैश सेफ्टी रेगुलेशन की सारी चीज़ों को मतलब कंसिडर करे। ओके, फिर दूसरा क्या है, एस्थेटिक अपील। ठीक है, एस्थेटिक अपील मतलब इंजीनियर्स को गाड़ी इस तरह से बनाना चाहिए ताकि जो गाड़ी है वो एस्थेटिकली अच्छा लगे, एस्थेटिकली अपीलिंग लगे। ठीक है, एस्थेटिकली अपीलिंग लगे। ठीक है, मतलब दिखने में अच्छा हो ताकि लोग गाड़ी को खरीदें, सीधा सीधा। 5 क्या है, सस्टेनेबल और रिसाइकेलेबल। ठीक है, रिसाइकेलेबल मतलब इंजीनियर को गाड़ी इस तरह से बनाना चाहिए ताकि जो गाड़ी है वो सस्टेनेबल हो, यानी बहुत लंबे ड्यूरेशन तक सही ठीक ठाक रहे और रिसाइकिल किया जा सके। वैसे रिसाइकिल हमारा ज़्यादातर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के साथ होता है, तो ये मैनुअल गाड़ियों के लिए या जो पेट्रोल डीजल वगैरह से चलने वाली गाड़ी है उसके लिए इतना नहीं है, लेकिन सस्टेनेबल होनी चाहिए गाड़ी। ठीक है, तो ये भी आपको समझना है, मतलब लंबे दिन तक चल सके। ओके, तो भाई अभी तुम लोगों को मैं 2 टाइप के स्ट्रक्चर्स के बारे में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो पहला जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर का नाम है यूनिबॉडी स्ट्रक्चर और दूसरा जो स्ट्रक्चर है उसका नाम है बॉडी ऑन फ्रेम स्ट्रक्चर। तो देखो यार, यूनिबॉडी जो स्ट्रक्चर होता है इसमें तुम्हारा बॉडी और फ्रेम दोनों एक साथ क्या हो गए हैं, इंटीग्रेटेड हो गए हैं, एक साथ इंटीग्रेटेड हो गए हैं। ठीक है, और जो तुम्हारा बॉडी ऑन फ्रेम स्ट्रक्चर है इसमें क्या होता है, पहले हम फ्रेम बनाते हैं और फ्रेम के ऊपर हम क्या रखते हैं, फ्रेम के ऊपर हम क्या रख लेते हैं, बॉडी को रख लेते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना। ठीक है, तो यूनी बॉडी में बॉडी और फ्रेम को हम साथ में इंटीग्रेट करके बनाते हैं और बॉडी ऑन फ्रेम में क्या करते हैं, सबसे पहले फ्रेम बनाते हैं जो कि ये हमारा दिख रहा है ऐसा। ठीक है, और इसके ऊपर जो कार की बॉडी है इसको हम लोग बना के रख देते। तो पुराने ज़माने में क्या होता था, जो हमारे ट्रक्स होते थे या फिर जो हमारी एसयूवी वगैरह होती थी, ये सब हमारे बॉडी ऑन फ्रेम स्ट्रक्चर के ऊपर ही बनते थे। यहाँ पे हम लोग क्या कर देते थे, पहले एक रिजिड फ्रेम बनाते थे और उस रिजिड फ्रेम के ऊपर जो पूरी गाड़ी है, गाड़ी को हम लोग ऊपर उसके प्लेस कर देते थे और फिर स्क्रू से फिटिंग कर देते थे। फिर हमारी गाड़ी जो है चलने के लिए तैयार हो जाती थी। ठीक है,
जो मॉडर्न के कार हैं, जो मॉडर्न गाड़ियाँ हैं, ठीक है, जो मॉडर्न गाड़ियाँ हैं वो सारे यूनिबॉडी डिज़ाइन से बनाती है, यूनिबॉडी डिज़ाइन पे ही तैयार होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जो चेसिस है, चेसिस या फ्रेम आप जो भी बोल लो वो, और जो बॉडी है वो दोनों साथ में ही बनाई जाती है। जो भी आज की मॉडर्न गाड़ी है, जैसे आप BMW हो गया या टोयोटा की कोई गाड़ी हो गई या फिर मर्सिडीज़ हो गई, जो भी है सारी हमारी यूनिबॉडी फ्रेम पे ही बनती है। यहाँ पे क्या होता है, यूनिबॉडी डिज़ाइन में हमारा जो गाड़ी का बॉडी है और जो चेसिस है यानी जो स्ट्रक्चर है, दोनों को हम साथ में इंटीग्रेट कर देते हैं, एक एज ए होल सिंगल यूनिट बना देते हैं यूनिबॉडी में। तो सारे मॉडर्न गाड़ियाँ जो हैं वो सारे यूनिबॉडी पे बनते हैं, ठीक है। तो इससे फ़ायदा क्या है, देखिए अगर हम लोग बॉडी ऑन फ्रेम करते हैं तो बॉडी ऑन फ्रेम में कुछ प्रॉब्लम्स भी होती है। उसमें क्या है, जो वेट है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, वेट बहुत ज़्यादा हो जाती है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले हम अलग से फ्रेम बना रहे हैं, वो भारी होता है। उसके बाद हम पूरे गाड़ी की बॉडी को फ्रेम के ऊपर डाल रहे हैं, तो वो डबल भारी हो जाता है। लेकिन यूनी बॉडी में हम क्या कर रहे हैं, बॉडी और फ्रेम को साथ में बना रहे हैं, इसीलिए जो है वेट जो है वो कम हो जाता है, क्योंकि हम उसको साथ में जोड़ दे रहे हैं, इसीलिए कम हो जाता है, ठीक है। रिजिड हो जाता है, ठीक है। ये जो हमारा जो यूनी बॉडी वाला स्ट्रक्चर है ये बहुत ज़्यादा रिजिड भी होता है। क्यों रिजिड होता है? क्योंकि यहाँ पे देखो बॉडी और फ्रेम हम साथ में इंटीग्रेट कर दिए हैं, इसीलिए ये देखिए कितना रिजिड वाला लोहे का बॉडी भी लोहे का है और फ्रेम भी लोहे का है, क्योंकि फ्रेम और बॉडी दोनों साथ में बनाए गए हैं इंटीग्रेट करके। तो रिजिडिटी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे बॉडी अलग है और फ्रेम अलग है, तो ज़्यादा रिजिड तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन इसमें क्रैश, ये जो मोनोबॉडी जो यूनिबॉडी जो स्ट्रक्चर है, इसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा इंजीनियरिंग करने की ज़रूरत होती है, जो कि इसमें उतनी नहीं होती। अभी अब एक चीज़ देखो, सबसे पहले चेसिस मेकिंग के बहुत सारे फेजेस होते हैं, ठीक है। तो मैं पहले ये दिखा देता हूँ, पहले चेसिस मेकिंग का जो इवोल्यूशन हुआ है वो किस तरह से हुआ है, ठीक है। चेसिस मेकिंग का इवोल्यूशन किस तरह से हुआ। तो सबसे पहले जो हमारी चेसिस बनाई जाती थी वो सबसे पहले बनाई जाती थी स्टील एलॉयज़ का यूज़ करके। स्टील एलॉयज़ की बहुत सारी खासियत थी। सबसे पहला क्या था, वो बहुत ड्यूरेबल होता था, ठीक है, बहुत ड्यूरेबल होता था। उसके बाद उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता था, उसका स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा होता था। और क्या होता था, एक तो ड्यूरेबल होता था, एक स्ट्रेंथ होता था, और तीसरा क्या होता था, शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज़्म भी बहुत अच्छी होती थी, ठीक है। शॉक एब्जॉर्बिंग मैकेनिज़्म भी बहुत अच्छी होती थी। तो इतने सारे उसके प्रॉपर्टीज़ थे, इसीलिए हम लोग चेसिस का डिज़ाइन स्टील एलॉय से कर सकते थे। लेकिन फिर कुछ डिसएडवांटेजेस के कारण हम लोग क्या किए, डिसएडवांटेजेस के कारण हम लोग स्टील एलॉय से सीधा एल्यूमिनियम एलॉयज़ में स्विच करके। तो वो डिसएडवांटेजेस क्या थी, चलो एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला ये था कि वेरी हेवी, ठीक है भाई, तुम सभी को पता है कि भाई स्टील बहुत ज़्यादा भारी होता है। अब अगर तुम पूरा गाड़ी का स्ट्रक्चर या गाड़ी का जो फ्रेमवर्क है उसको तुम पूरा स्टील एलॉय से बना रहे हो, तो तुम इमेजिन कर सकते हो कितना भारी होगा वो गाड़ी। तो ये सबसे पहला चीज़ है, इसीलिए बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है गाड़ी, इसीलिए उसको वेट को कम करने के लिए हम लोग एल्यूमिनियम एलॉयज़ में गए। सबसे पहला ये है। सेकेंड क्या है, कोरोशन या इरोशन, आप जो भी बोल दो। तो ये क्या चीज़ है भाई, देखो जो स्टील एलॉयज़ है ना, वो टाइम के साथ साथ ना करोशन होता है, यानी क्या होता है, वो गलना शुरू हो जाता है, ठीक है, या फिर क्या बोले इसको, मतलब इरोड होना चालू हो जाता है। तो फिर अगर तुम किसी गाड़ी को 10-20 साल चला रहे हो तो भाई उसका तो आधा तो स्टील तो गायब ही हो जाएगा करोशन के चलते, ठीक है। तो गाड़ी का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा, दिखने में गंदा हो जाएगा, तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग करोशन के कारण भी स्टील एलॉयज़ से अभी कहाँ चले गए, सीधा सीधा एल्यूमिनियम एलॉयज़ में, एल्यूमिनियम एलॉयज़, ठीक है। तो देखो एल्यूमिनियम एलॉयज़ जो है ये एक बहुत बढ़िया मतलब स्टील एलॉय से बढ़िया है। क्यों? क्योंकि देखो ये स्टील से तो लाइट वेट है, तो इसीलिए जो गाड़ी हम इससे बनाएंगे, गाड़ी का चेसिस, ये बहुत ज़्यादा लाइट वेट होगा, भारी नहीं होगा, हम आराम से इसको हैंडल कर पाएंगे। फिर इसमें कोरोशन नहीं होगा, ठीक है। एल्यूमिनियम तो आपको पता है ये कभी कोरोशन नहीं होता है, जंग नहीं लगता है, ठीक है, जंग नहीं लगता है, तो कोरोशन भी नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, इससे हम लोग स्पोर्ट्स कार्स को भी बना सकते हैं, स्पोर्ट्स कार्स बना सकते हैं। क्यों बताओ? क्योंकि देखो यार स्पोर्ट्स कार, देखो अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा भारी हो जाता है तो स्पीड में हैम्पर करता है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। अगर किसी गाड़ी का वेट जो है 3 टन का है तो उसमें ज़्यादा स्पीड हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते, क्योंकि इतना भारी गाड़ी है, राइट। अगर इसमें इतना स्पीड देना भी है तो फ्यूल ज़्यादा हो जाएगा। जैसे मान लो किसी गाड़ी का वेट है 3 टन, ठीक है, उसको मुझे 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड अगर मुझे मान लो 10 मिनट के लिए चाहिए,
तो बहुत ज़्यादा फ्यूल ज़रूरी होगा, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट ऑफ फ्यूल विल बी यूज्ड। तो जितनी भारी गाड़ी होगी उसको स्पीड में रखने के लिए मुझे उतना ही फ्यूल देना पड़ेगा ज़्यादा देर तक, तभी जाके वो उतने स्पीड तक रह पाएगा। तो फ्यूल बहुत ज़्यादा खर्च होता है अगर गाड़ी बहुत ज़्यादा भारी हो जाती है, क्योंकि स्पीड में रखना है ना उसको। तो वेट ज़्यादा होगा तो स्पीड लाने में तो ज़्यादा फ्यूल खर्च होगा। तो ये बात है, इसीलिए हम लोग दूसरा जो है एल्यूमिनियम एलॉयज़ में शिफ्ट हो गए, ताकि हमारी गाड़ी जो है लाइट वेट हो। और स्पोर्ट्स कार, ऑब्वियस सी बात है यार, एक चीज़ तुम ध्यान से देखो, स्पोर्ट्स कार का सबसे मेन फैक्टर ही तो स्पीड है भाई। जो गाड़ी जितनी जल्दी भागेगी वही गाड़ी तो जीतेगी। तो अब स्पोर्ट्स कार अगर बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है स्पोर्ट्स कार तो लाइट वेट होना ही पड़ेगा। तो अगर हम लोग स्टील एलॉय से स्पोर्ट्स की गाड़ी बनाएंगे तो वो तो भाई जा ही नहीं पाएगी, बहुत भारी गाड़ी हो जाएगी, ज़्यादा स्पीड उठा भी नहीं पाएगी। इसीलिए हम लोग स्पोर्ट्स कार वगैरह इसका जो भी चेसिस हम बनाते हैं स्ट्रक्चर, वो हमेशा एल्युमिनियम एलॉय से बनाते हैं, ठीक है। ईवीज़ में भी वही सारी सेम चीज़ें हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग इससे भी थोड़ा अपग्रेड किए, कोरोशन वगैरह तो नहीं है, चलो ठीक है, इससे भी हम थोड़ा अपग्रेड किए। वैसे अपग्रेड नहीं किए हम लोग, एक नया टेक्नोलॉजी लाए, ठीक है, चेसिस बनाने के लिए। उसका नाम है कार्बन फाइबर। ये भी चलता है भाई, ये अभी भी चलता है, लेकिन फिर भी अभी एक नया टेक्नोलॉजी आया है, वो है कार्बन फाइबर्स। अब तुम बोलोगे यार इसमें ऐसा क्या खास है, इसको हम क्यों यूज़ करें। तो इसका सबसे बड़ा जो खासियत है स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो। स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो क्या करता है, ध्यान से देखना। कार्बन फाइबर ना आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे सकता है, कार्बन फाइबर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे सकता है विथ वेरी लेस वेट, ठीक है। वेट बहुत कम हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको स्ट्रेंथ बहुत तगड़ा देगा, बहुत तगड़ा स्ट्रेंथ देगा, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, कार्बन फाइबर का काम ही यही है कि वो हमेशा हाई स्ट्रेंथ इज टू वेट रेशियो देगा। यानी बहुत हल्का भी अगर कार्बन फाइबर हुआ, जो चेसिस है अगर हम कार्बन फाइबर से बनाते हैं, अगर वो बहुत हल्का भी हुआ, वो आपको स्ट्रेंथ बहुत दे सकता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ दे सकता है, ठीक है। इसीलिए हम लोग हमेशा कार्बन फाइबर का भी आजकल यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और बहुत लाइट वेट है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, स्ट्रेंथ टू वेट रेशियो बहुत ज़्यादा होता है, हाई, और ड्यूरेबल भी होता है, वेट भी कम होता है। हाईली ड्यूरेबल मैं लिख भी देता हूँ, हाईली ड्यूरेबल, बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल भी होता है और वेट भी बहुत कम होता है, ठीक है। इसीलिए हम इसको भी यूज़ करते हैं। ओके, ये समझ में आ गया। अब फिर नेक्स्ट देखो, ये तो हो गए बहुत सारे एलॉयज़ जिसका यूज़ करके हम लोग क्या करते हैं, चेसिस का डिज़ाइनिंग करते हैं। अब कार के जो इंटीरियर बॉडी पार्ट्स है इसको हम कैसे बनाएंगे। जैसे मान लो या गाड़ी के जो बॉडी पार्ट्स हैं, जैसे मान लो बॉडी का जो पैनल हो गया ये, उसके बाद मान लो आपका बम्पर हो गया, फिर जो गाड़ी के आपके इंटीरियर पार्ट्स है ये, इनको हम कैसे बनाते हैं, इनको हम कैसे बनाते हैं। तो इनको बनाने के लिए हम लोग प्लास्टिक का यूज़ कर सकते हैं। प्लास्टिक क्योंकि बहुत लाइट वेट होता है और इलास्टिक या स्ट्रेचेबल भी है, ठीक है। और पॉलीमर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि देखो यार गर्मी में क्या होता है, अगर हम लोग लोहे से बनाएंगे, अगर हम लोग स्टील या कोई मेटल दूसरा वगैरह से बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। गर्मी के टाइम में बहुत ज़्यादा गाड़ी का जो इंटीरियर है वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा, ठीक है। अगर हम लोग स्टील या मेटल वो सब चीज़ से गाड़ी को बनाएंगे तो गाड़ी का जो इंटीरियर पार्ट्स को अगर बनाए तो वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा गर्मी के टाइम में, ठीक है। और देखिएगा कि स्टील और मेटल की एक प्रॉपर्टी होती है कि गर्मी जैसे ही मिलती है वो एक्सपैंड करना चालू कर देता है। तो यार गाड़ी का जो शेप हो जाएगा वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, वो दिखने में गंदी होगी। इसीलिए हम लोग प्लास्टिक या पॉलीमर से जो है जो गाड़ी का इंटीरियर पार्ट्स है उसको बनाते हैं, ताकि जो उसका शेप है वो सेम ही रहे, कांस्टेंट रहे और गाड़ी गर्म ना हो जाए, ठीक है, इंटीरियर गर्म ना हो जाए, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर दरवाज़ा गर्म हो गया तो हाथ देंगे, हाथ जल जाएगा सीधा सीधा, ठीक है। अब आगे फ्यूचर ट्रेंड्स क्या क्या हो सकते हैं ये हम देखेंगे। फ्यूचर ट्रेंड्स हमारे क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि हमें फ्यूचर के बारे में भी सोचना होता है। तो फ्यूचर ट्रेंड्स क्या क्या पॉसिबल हो सकते हैं, तो सबसे पहला है बैटरी इंटीग्रेशन। हम चेसिस के अंदर जो है बैटरी लगा सकते हैं किसी तरीके से, ताकि पूरा जो है गाड़ी जो है एकदम, गाड़ी की जो बैटरी है पूरा चेसिस के साथ इंटीग्रेटेड हो जाए, ठीक है। फिर हम गाड़ी को और लाइट वेट बना सकते हैं ताकि हम लोग और जल्दी भाग सकें और फ्यूल भी कम कंज्यूम हो। तीसरा, अब ध्यान से देखना, मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म्स होती है, ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है, एरोडायनेमिक्स को हम अच्छा कर सकते हैं, एरोडायनेमिक्स को हम इम्प्रूव कर सकते हैं ताकि हमारा जो है एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। चौथा क्या है, सस्टेनेबल मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं, सस्टेनेबल मटेरियल्स का यूज़ कर सकते हैं ताकि जो है हमारा जो गाड़ी है वो मतलब इको फ्रेंडली हो, ठीक है, इको फ्रेंडली हो। मतलब ऐसे मटेरियल से हमने गाड़ी बना दी जो नेचर के लिए अच्छा नहीं है, ठीक है। मान लो अगर यूरेनियम, रेडियम, जो महंगे महंगे एलिमेंट्स होते हैं, मैं बोल रहा हूँ ऐसे,
ऐसे चीज़ों से बना दिए जो कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या हाईली कोरोसिव एलिमेंट है, ऐसे चीज़ों से अगर मैंने गाड़ी बना दी तो वो नेचर के लिए अच्छा नहीं होगा। तो इसलिए हमें ऐसे मटेरियल से गाड़ी बनानी पड़ेगी जो कि इको फ्रेंडली है या फिर वैसा टाइप का, ठीक है। एयरोडायनेमिक्स ठीक ठाक रहना चाहिए ताकि गाड़ी स्पीड में जाए तो एयर का उसके ऊपर कोई दबाव ना पड़े, ठीक है। फिर एक चीज़ होता है मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म, ठीक है। मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म क्या करता है, एक ही चेसिस के ऊपर हम लोग मल्टीपल स्ट्रक्चर्स को डाल सकते हैं। मैं इमेज दिखाता हूँ, इमेज तो नहीं मिल रहा है लेकिन मैं तुम्हें मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म्स का मतलब बता देता हूँ। मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म ये क्या करता है, मल्टीपल बॉडी स्टाइल को हम लोग एक चेसिस के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म्स क्या कर सकता है, मल्टीपल बॉडी स्टाइल्स ऑन द सेम चेसिस के ऊपर हम लोग मल्टीपल बॉडी स्टाइल्स को जो है इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मान लो हमारा जो चेसिस है वो कुछ, एक मिनट यार मुझे चेसिस बनाना भी नहीं आता ठीक तरीके से। चलो हम मान लेते हैं हमारा जो चेसिस है वो कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये मान लो हमारा जो है चेसिस है। अब इसके ऊपर हमने क्या किया, मल्टीपल बॉडी स्ट्रक्चर्स अप्लाई किए। तो चलो मान लो सबसे पहले मैंने कोई ऐसा बॉडी स्ट्रक्चर अप्लाई कर दिया चेसिस के ऊपर, ठीक है। ये मान लो कोई बॉडी स्टाइल है। फिर मेरे को लगा कि भाई ये तो अच्छा दिख नहीं रहा है, तो मैं क्या किया, इस पूरे चीज़ को, इस बॉडी स्टाइल को मैंने हटा दिया और फिर मैंने मान लो कोई नया बॉडी स्टाइल लगा दिया। मान लो कुछ ऐसा टाइप का मैंने कुछ लगा दिया, ठीक है। इस तरह से कोई नया बॉडी स्टाइल मैंने लगा दिया इसी सेम चेसिस के ऊपर या सेम स्ट्रक्चर के ऊपर। तो इससे क्या होता है, मॉड्यूलर प्लेटफॉर्म आपको ये फ्रीडम देता है कि आप मल्टीपल बॉडी स्टाइल्स को सेम चेसिस के ऊपर लगा सकते हो, ताकि आपको लगे कि बेस्ट डिज़ाइन कौन सा हो सकता है इस पर्टिकुलर चेसिस के साथ, और उसी के साथ आप जो है गाड़ी को बनाओगे ताकि गाड़ी सबसे ज़्यादा बिके। तो सीधा सीधा यही बात है और कुछ नहीं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर अगले दिन हम लोग कोई नया टॉपिक ऑटोमोटिव का स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।